हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, दावोस में 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच हो रही WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में कौन भाग लेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सअप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको सितंबर या अक्टूबर मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फरवरी 2023 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40,000 करोड़ का निवेश कराने का लक्ष्य मिला है? तो ये मिला है गीडा को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, भारत में ये आयोजित किया जाएगा नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध उड़िया अभिनेत्री झरना दास का निधन हो गया। तो इनका कितनी वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 77 वर्ष की उम्र में। अगला है, कौन सा मंत्रालय स्वर धरोहर फाउंडेशन के साथ मिलकर के स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, संस्कृति मंत्रालय। यानी कि संस्कृति मंत्रालय और स्वर धरोहर फाउंडेशन ये जो है एक साथ मिलकर के स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। अगला है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है? तो ये जीती है सौराष्ट्र टीम ने। अगला है, हाल ही में निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने ISSF प्रेसिडेंट कप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो जो रुद्राक्ष पाटिल हैं ये निशानेबाज हैं और इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक किसने जीता? तो जो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई है इसमें जो दोहरा स्वर्ण पदक है वो जीता है सरबजोत सिंह ने। एक तो इन्होंने जीता है व्यक्तिगत स्पर्धा में और एक इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टीम में। अगला है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर 1 शहर घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। दोस्तों, यूपी की जो राजधानी है लखनऊ, इसे जो है हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रैंकिंग में नंबर 1 शहर घोषित किया गया। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, राष्ट्रीय रैंकिंग थी तो इंडिया में इसको जो है नंबर 1 घोषित किया गया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के मामले में। महापौर जो हैं संयुक्ता भाटिया और नगर पालिका आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने भुवनेश्वर में पर्यावरण और वन राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे और जो महानिदेशक हैं पर्यावरण चंद्र प्रकाश गोयल से पुरस्कार प्राप्त किया है। लखनऊ नगर निगम में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लाल बाग में अपने मुख्यालय के सामने कृत्रिम फेफड़े स्थापित किए थे ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि हाल ही में जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ है उसमें जो राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग थी उसमें जो लखनऊ है ये जो है इंडिया में टॉप पर रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, नंबर 1 शहर से घोषित किया गया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट में। अगला है, किस पुरस्कार से सम्मानित मिर्जा इंटरनेशनल के चेयरमैन इरशाद मिर्जा का रविवार को निधन हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, पद्मश्री से ये सम्मानित थे और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। मिर्जा इंटरनेशनल के जो चेयरमैन थे इरशाद मिर्जा, तो इनका जो है रविवार को निधन हो गया। इरशाद मिर्जा ने 95 वर्ष की उम्र में कानपुर में जो सर्वोदय नगर स्थित निजी अस्पताल है उसमें इन्होंने सांस ली है, यानी कि अंतिम सांस ली है, यहाँ पर इनका निधन हुआ है। इरशाद मिर्जा को पद्मश्री पुरस्कार के साथ साथ कई और पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।
ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इरशाद मिर्जा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इरशाद मिर्जा का नाम फोर्ब्स मैगजीन की प्रभावशाली उद्योगपतियों की लिस्ट में भी आ चुका है और इनकी जो नेट वर्थ है वो 1.9 मिलियन डॉलर है। अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 14,48,14,390 रुपये। तो ये इनकी नेट वर्थ है। तो इनका नाम याद रखेंगे, इरशाद मिर्जा, ठीक है, इरशाद मिर्जा। इनका जो है हाल ही में निधन हुआ है, 95 साल की उम्र में निधन हुआ है और इनको जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा फोर्ब्स की मैगजीन में भी इनका नाम आया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे और मेन पॉइंट ये भी है, याद रखेंगे, ये जो है उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी राजेश यादव ने कहां पर आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कोच की भूमिका निभाकर देश के नाम सिल्वर, ब्रॉन्ज और स्वर्ण पदक दिलाकर संत कबीर नगर जिले का नाम रोशन किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, थाईलैंड। अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी जो हैं राजेश यादव संत कबीर नगर के हैं। इन्होंने थाईलैंड में फिर से अपने देश का नाम रोशन किया। थाईलैंड में जो प्रतियोगिता थी एशियन रोइंग चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता और गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, उस चीज़ को याद रखेंगे। राजेश यादव का नाम वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यह है कहाँ के, तो संत कबीर नगर, जो हमारे उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है संत कबीर नगर, उसके ये रहने वाले हैं। तो वहाँ पर धनघटा तहसील के क्षेत्र के अंतर्गत जो एक गाँव आता है कंचनपुर, तो वहाँ के ये निवासी हैं। तो इन्होंने ही थाईलैंड में जो आयोजित हुई थी एशियन रोइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता, तो उसमें इन्होंने कोच की भूमिका निभाकर के देश के लिए, यानी कि कोच के रूप में ये रहे और इन्होंने सिल्वर, ब्रॉन्ज और स्वर्ण पदक दिलाया है, जैसे कि जिले का नाम रोशन किया, पूरे देश का नाम रोशन किया। तो ये चीज़ याद रखेंगे। राजेश यादव ये क्या थे, कोच की भूमिका में थे और इन्होंने सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल दिलाया है इंडिया को। अगला है, हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान। दोस्तों दिसंबर 2022 यानी कि हाल ही में अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट जारी हुई है और उस रिपोर्ट के अनुसार सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में जो पाकिस्तान है ये शीर्ष पर है। ठीक है, और जो रैंक रही है पाकिस्तान की वो कितनी है, तो 162 देशों में जो पाकिस्तान की रैंक है वो 162 देशों में ये जो है सबसे अधिक जोखिम वाले स्थान पर आया है। यानी कि आप इसको समझ सकते हैं, पहले स्थान पर आया ये जोखिम वाले देशों की सूची में। पाकिस्तान के बाद यमन हो गया, म्यांमार है, चाड है और इथियोपिया का स्थान आता है। इंडिया की अगर बात करें तो जो भारत है वो इस सूची में 8वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप कि अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की कि उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो ये है पाकिस्तान। ये जो है सबसे ज़्यादा जोखिम वाला देश माना गया और जो इंडिया है ये 8वें स्थान पर रहा। और अगर दूसरे तीसरे की बात करें तो यमन, म्यांमार, चाड और इथियोपिया का स्थान आता है। अगला है, हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार ऐसा एयरक्राफ्ट इंजन बनाया जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों ने संयुक्त रूप से, यानी कि रोल्स रॉयल और इजी जेट ने। दोस्तों हाल ही में रोल्स रॉयस और इजी जेट जो कंपनी है इसने पहली बार एक ऐसा एयरक्राफ्ट इंजन बनाया जो कि हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगा। यानी ये दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन है। इसका सफल परीक्षण स्कॉटलैंड के ऑर्कनी आइलैंड के बोस्कॉम्ब डाउन की सरकारी टेस्ट फैसिलिटी में किया गया। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में जो है किस कंपनी ने एक ऐसा एयरक्राफ्ट इंजन बनाया और ये पहली बार दुनिया में बनाया गया है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा। तो आप नाम याद रखेंगे, रोल्स रॉयस और इजी जेट कंपनी ने। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल है। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल क्या है, तो दोस्तों जैसे हाइड्रोजन फ्यूल यानी कि जो भी इंजन होगा तो वो हाइड्रोजन से चलेगा, यानी ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इससे कई तरह के लाभ भी होते हैं। ठीक है, कार्बन रहित होता है और इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल के अगर हम लाभ देखें तो ये जो है क्वाइट इसका इंजन होता है, यानी कि आवाज़ कम करता है जो और अभी प्रेजेंट टाइम में जो इंजन बनते हैं जैसे कि पेट्रोल से चलने वाले हों या और भी तरह से, तो जो हाइड्रोजन फ्यूल वाला होगा इंजन वो कम शोर करेगा। इसके अलावा संचालन इसका आसान होता है, जैसे कि पेट्रोल से जो इंजन चलते हैं, इसके अलावा और जो बैटरी से भी इंजन चलते हैं तो उससे उसकी तुलना में ये ज़्यादा स्मूथ होता है। तो ये एक इसमें लाभ होता है हाइड्रोजन से।
तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे कि दुनिया में पहली बार ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया गया है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला होगा। तो आप इसका नाम याद रखेंगे किसके द्वारा बनाया गया, तो रॉयल्स रॉयस और ईजीजेट कंपनी के द्वारा। अगला है, निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को ऑस्ट्रेलिया के STM सुपरस्टार के रूप में चुना गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी कि 3 भारतीय मूल की महिलाएं हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया के STEM के सुपरस्टार के रूप में चुना गया है। दोस्तों हाल ही में 60 वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद और इंजीनियरों और गणितज्ञों में से 3 भारतीय मूल की महिलाएं हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के STEM सुपरस्टार के रूप में चुना गया। ये वैज्ञानिकों के बारे में समाज की लैंगिक धारणाओं को तोड़ने के उद्देश्य से की गई एक पहल है। 2022 में 3 भारतीय मूल की महिलाओं को STEM सुपरस्टार के रूप में मान्यता दी जाएगी। और ये 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं, तो नाम भी याद रखेंगे, नीलिमा काडियाला, इसके अलावा डॉक्टर एना बाबूरामनी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। तो ये 3 महिलाएं हैं जिनको अभी जो है ऑस्ट्रेलिया के STEM सुपरस्टार के रूप में चुना गया। इनमें भारतीयों के अलावा श्रीलंकाई मूल की महिला वैज्ञानिकों को भी चुना गया। तो याद रखेंगे भारतीय मूल की 3 महिलाएं हैं जिनको जो है इसमें चुना गया है और कुल मिलाकर के 60 जो है वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, इंजीनियरिंग और गणितज्ञों को चुना गया। उनमें 3 भारतीय मूल की महिलाएं हैं। ठीक है, और ये क्यों चुना गया है, तो ये भी यहाँ पे आपको देखा कि जो वैज्ञानिक हैं इनको समाज की लैंगिक धारणाओं को तोड़ने के उद्देश्य से एक पहल की गई है जिसके तहत इनको चुना गया। ठीक, तो याद रखेंगे तीनों महिलाओं के नाम, नीलिमा काडियाला हो गया, डॉक्टर एना बाबूरामनी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। अगला है, इनमें से किस आंदोलन पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, चिपको आंदोलन पर आधारित। दोस्तों इतिहासकार ने जो है अभी वन संरक्षण कार्यकर्ता शेखर पाठक द्वारा, ठीक है, ये शेखर पाठक हैं, इनके द्वारा जो है चिपको आंदोलन पर आधारित एक किताब, क्या नाम है किताब का, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है। तो ये तो हो गया पुरस्कार कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022। और किताब का नाम क्या है, तो किताब का नाम भी याद रखेंगे, तो उसका नाम है द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री। ठीक है, ये है किताब का नाम। और लिखी किसके द्वारा गई है, तो शेखर पाठक द्वारा, इसको भी याद रखेंगे। ये जो पुरस्कार है किसी भी देश के लेखक को आधुनिक या समकालीन भारत पर लिखे उत्कृष्ट कथितर साहित्य के लिए दिया जाता है। यह किताब इतिहासकार वन संरक्षण कार्यकर्ता शेखर पाठक ने लिखी है। तो याद रखेंगे ये जो पुरस्कार है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज, इसके तहत कितना जो धनराशि दी जाती है, तो 15 लाख रुपए जो है पुरस्कार के तौर पर दिए जाते हैं, एक ट्रॉफी दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक, तो नाम याद रखेंगे आप, शेखर पाठक द्वारा लिखित है, चिपको आंदोलन पर आधारित। अगला है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हरिमोश शक्ति अभ्यास शुरू किया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, मलेशिया। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमोश शक्ति ये 2022 का है। तो 28 नवंबर को पुलाई क्लुआंग मलेशिया में शुरू हुआ है। इसका समापन 12 दिसंबर 2022 को होगा। अभ्यास हरिमोश शक्ति भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2012 से आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास के दायरे में बटालियन स्तर पर कमांड प्लानिंग एक्सरसाइज शामिल है। तो याद रखेंगे आप, हरिमोश शक्ति जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये किन देशों के बीच हो रहा है, तो भारत और मलेशिया की सेना के बीच। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो वो भी याद रखेंगे, मलेशिया में ये आयोजित किया गया है 2022 का। समापन कब होगा, तो 12 दिसंबर को ये समाप्त होगा। अगला है, 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, एस जयशंकर के द्वारा। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में जो महात्मा गांधी की एक प्रतिमा स्थापित की गई है, तो उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, तो नाम याद रखेंगे, जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की यात्रा पे जाएंगे, उसी दौरान इसका उद्घाटन किया जाएगा। कब किया जाएगा, तो 14 दिसंबर को। इसे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के उत्तरी लॉन में रखा जाएगा। और ये एक बात इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि पहली बार ऐसा है जब महात्मा गांधी की मूर्ति जिसे संयुक्त राष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये पहली महात्मा गांधी की मूर्ति है जिसे संयुक्त राष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखेंगे कौन इसका उद्घाटन करेगा, तो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो इसका उद्घाटन करेंगे। अगला है, हाल ही में भारत ने मालदीव को कितने अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता प्रदान की है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर।
दोस्तों भारत ने मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सहायता द्वीप समूह राष्ट्र में कठिन आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए बजटीय सहायता के रूप में है। बिना किसी शर्त के सहायता प्रदान की जा रही है और मालदीव अपने आर्थिक सुधार में इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, जैसा कि वह उचित समझे। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। अभी इंडिया ने मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वित्तीय सहायता के तौर पर दिए हैं, और ये जो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं ये बिना किसी शर्त के दिए हैं, यानी सहायता के रूप में दिए गए हैं कि मालदीव इसका अपने हिसाब से जो है खर्च कर सकता है जहां पे वो उचित समझे। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि भारत ने किसको 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है, तो ये दी है मालदीव को। तो दोस्तों ये थे 5 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाले राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट था, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, भारत के राज्यों में ऑनलाइन अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।